कैसे हो? हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा। हमने लास्ट क्लास में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग देखे। मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 अनुप्रयोग बताए थे। दोस्तों, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो आज का टॉपिक है अपना किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास मुझे ढंग से सुनना, एक एक शब्द को समझना मेरे को। हमारे पास 2 उपकरण हैं। एक उपकरण है विभव मापी, पहले समझो फिर मैं अपने आप लिखा दूंगा। और एक उपकरण है वोल्ट मीटर। हमारे पास 2 उपकरण है, विभव मापी और वोल्ट मीटर। विभव मापी जो है ये सेल का विद्युत वाहक बल मापन करता है। ये मैं पहले समझा चुका हूं। खुले परिपथ में विभव मापी मापता है सेल का विद्युत वाहक बल, और वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर मापता है। विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। विभव मापी विद्युत वाहक बल मापता है जो खुले परिपथ में कैथोड व एनोड के विभवों का अंतर है, अपचयन विभवों का अंतर है। और वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है जो कैथोड व एनोड के बंद परिपथ में विभवों का अंतर है। मतलब दोनों ही उपकरण ऐसे हैं जो विभवांतर नापते हैं, विभवों का अंतर नापते हैं। विद्युत वाहक बल भी एक विभवांतर है पर खुले परिपथ में। तो दोनों ही उपकरण विभवों का अंतर नापते हैं और हमें विभव ज्ञात करना है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। अब एक बात बताइए, किसी इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो किसी अन्य इलेक्ट्रोड की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे तब विभव मापी काम करेगी, तब वोल्ट मीटर काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है किसी अकेले इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात को समझो। जैसे मेरे पास ये कोई पात्र है, इसमें ये विलयन भरा हुआ है और ये इसमें छड़ लगी हुई है। ये है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड धातु की छड़ जो उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखी हो। इलेक्ट्रोड धातु की छड़ है जो उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखे हो। तो इस धातु की छड़ पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी बाह्य सतह पर इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपचयन विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयनों वाले विलयन में रखते हैं तो छड़ और विलयन के संपर्क स्थल पर विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव तो उत्पन्न हो गया पर उसको माप नहीं सकते अपन। किसी अकेले इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड भी लेना पड़ेगा। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोड सेकंड। हमें इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड भी लेना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे उपकरण विभवांतर नापते हैं, विभवों का अंतर नापते हैं, तो 2 विभव चाहिए। तो किसी अकेले इलेक्ट्रोड का विभव मापन नहीं किया जा सकता। बात ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किसी अन्य इलेक्ट्रोड की हेल्प लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ही ज्ञात हो। मान लो इसका इलेक्ट्रोड विभव आपको पहले से ही ज्ञात है 0.5 वोल्ट। तो किसी इलेक्ट्रोड का
इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं जिसका विभव पहले से ज्ञात हो। ऐसे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड उसे बोलेंगे जिसका विभव पहले से ज्ञात है, जिसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जा रहा है। सही है। अब तुम्हारा विभव मापी काम कर जाएगा। खुला हुआ परिपथ है। विभव मापी की सहायता से आप सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लीजिए। विभव मापी में पाठ्यांक विभव मापी की सहायता लेनी है और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। मान लो सेल का विद्युत वाहक बल आ गया 0.75 वोल्ट। सेल का विद्युत वाहक बल किससे निकाला आपने? ई सेल बराबर 0.75 वोल्ट विभव मापी से। अब बताइए आप इस फॉर्मूले से ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस फॉर्मूले की सहायता से इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते क्या? इलेक्ट्रोड विभव बोले तो अपचयन विभव। आपके पास सेल का विद्युत वाहक बल है 0.75 वोल्ट। आपके पास कैथोड, ये कैथोड है राइट हैंड साइड में, इसका पता है आपको 0.5 वोल्ट। तो आप एनोड का अपचयन विभव ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यही प्रोसेस हमें काम में लेनी है। प्रैक्टिकल सोचो। जैसे आपको कोई इलेक्ट्रोड दे दिया, ये इलेक्ट्रोड है और कहे ये किसी बिलियन में रखा हुआ है तब इलेक्ट्रोड है ये कोई इलेक्ट्रोड है और कहे कि इसका इलेक्ट्रोड विभव अर्थात अपचयन विभव ज्ञात कीजिए, तो हमको दूसरा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो आपने लिया है ये है संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसका अपचयन विभव आपको पहले से ही ज्ञात है। तो फिर क्या करना है? दो इलेक्ट्रोड लेने हैं। जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है वह, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको पहले से पता है वह। विभव मापी की सहायता से सेल का, जो ये सेल बन गया, दो इलेक्ट्रोड हो गए, सेल बन गया, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। और विद्युत वाहक बल ज्ञात होने के बाद फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। आपको इसका पता है तो उसका मान रख देंगे। एक ही राशि अज्ञात है, केवल अज्ञात क्या है? जो आपको इलेक्ट्रोड दिया गया है उसका अपचयन विभव, वो आपको ज्ञात हो जाएगा। तो मेरी बात को बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना। बड़े कठिन टॉपिक है, प्रैक्टिकली सोचें। तो अपन क्या कह सकते हैं? हम ये बात कह सकते हैं क्या, किसी इस टॉपिक में हम ये कह सकते हैं कि किसी अकेले इलेक्ट्रोड का, किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापन नहीं किया जा सकता है। अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापन नहीं किया जा सकता है। अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, नहीं माप सकते हो। यहां तक क्लियर आता है? किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं, अन्य ऐसे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव मतलब अपचयन विभव, जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात हो। तो अकेले इलेक्ट्रोड का अपन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात हो। आगे लिख सकते हैं, यह इलेक्ट्रोड हाँ भाई, यह इलेक्ट्रोड
नाम से जाना जाएगा। यह इलेक्ट्रोड संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। संदर्भ मतलब रेफरेंस। कौन सा संदर्भ इलेक्ट्रोड है? जिसकी सहायता ली जा रही है। और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में तो सिंपल याद रखो भाई, अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य इलेक्ट्रोड की हेल्प लेते हैं। और ये अन्य इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात होता है, और ये अन्य इलेक्ट्रोड कहलाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में सामान्यतया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। मेरे शब्दों को सुन रहे होंगे। कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। क्लियर? तो मेरी बात यहां तक आपके क्लियर हो गई है? यहां तक की बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छा है। यहां तक सिंपल बात कही है मैंने। किसी अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं। जिस इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं इसका अपचयन विभव आपको पहले से पता होता है। ये क्या कहलाता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड। और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में सामान्यतया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं। वीडियो को पॉज करने का टाइम हो गया है। हेडिंग डाल करके यहां तक आप स्टूडेंट नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, आप ये नोट कर लिया आपने। अब मेरी बात सुनिए, तसल्ली से समझिए। अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं। पेपर में कई बार आया है ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। तो अब हमारा टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पहले संरचना देखते हैं कि यह किस तरह का होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ब्लैक बोर्ड में एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर आपको लिखा दिया जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसमें एक पात्र है, ढंग से देखना, जिसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक पात्र है। ये पात्र हो गया, जिसमें विलयन भरा हुआ है 1 m सांद्रता का HCl विलयन। यहां तक क्लियर? एक m सांद्रता मतलब 1 मोलरता का HCl का विलयन भरा होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ठीक है? अच्छा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसमें प्लेटिनम के तार से, ये प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है। ये प्लेटिनम का टुकड़ा है। तो इसमें प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है। क्लियर? जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है। प्लेटिनम ब्लैक होता है एक तरह से अशुद्ध प्लेटिनम। तो हम कह सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है। 3 बार प्लेटिनम बोला मैंने। प्लेटिनम के तार से
प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है। क्लियर? ये प्लेटिनम का टुकड़ा है। अपन लिख देते हैं प्लेटिनम का टुकड़ा किससे बंधा हुआ है? प्लेटिनम के तार से। किससे लेपित है? प्लेटिनम ब्लैक से, अशुद्ध प्लेटिनम से। अच्छा, आगे सुनो। जो ये प्लेटिनम का तार है, ये एक कांच की नली में फ्यूज होता है। ये एक कांच की नली है, देख रही होगी तुमने। ये कांच की नली में फ्यूज है। फ्यूज का मतलब ये कांच की नली में से गुजर रहा है, और इस कांच की नली में से इस विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसका प्रेशर 1 atm होता है। मतलब इस HCl के विलयन में इस कांच की नली द्वारा 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस आ रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आ रही है। ये क्या है? कांच की नली है। और कांच की नली की सहायता से इस विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये इस तरह की संरचना है इसकी। दोबारा सुन लो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना में 1 m सांद्रता का HCl का विलयन होता है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का टुकड़ा प्लेटिनम के तार से लटका होता है। सही है? आगे लिखोगे, यह तार एक कांच की नली में फ्यूज होता है, जुड़ा होता है। और आगे कहता हूं, इस कांच की नली द्वारा HCl के विलयन में 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो इस तरह की संरचना होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्लियर? और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भाई एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, तो इसका अपचयन विभव, इसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ज्ञात होगा। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है 0 वोल्ट, इसका अपचयन विभव होता है 0 वोल्ट। 0, ध्यान रखना, इसका अपचयन विभव कितना होता है? 0 वोल्ट। और वो अपचयन विभव वास्तविकता में मानक अपचयन विभव है, क्योंकि यहाँ विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 m। मैंने आपसे पहले ही कहा है, यदि विलयन की सांद्रता 1 m है तो अपचयन विभव मानक अपचयन विभव होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव या मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट है। ठीक है? तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से, और आपको सब कुछ नोट भी करना है। मैं बोलता हूं और आप हेडिंग लगाइए और लिखिए। हेडिंग डालो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डाल दी हेडिंग, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और लिखिए। डाल दी ना? लिखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना में 1 m सांद्रता का 1 m सांद्रता का HCl विलयन प्रयुक्त करते हैं। 1 m सांद्रता का HCl विलयन प्रयुक्त करते हैं। लिख लिया? आगे लिखो, इस विलयन में प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है। प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है।
लिख लिया, आगे लिखिए, लिखो यह प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का तार एक कांच की नली में, एक कांच की नली में फ्यूज होता है, एक कांच की नली में फ्यूज होता है, जिसे मत लिखो, कांच की नली में फ्यूज होता है, आगे लिखो, इस कांच की नली की सहायता से, इस कांच की नली की सहायता से HCl के विलयन में, HCl के विलयन में एक एटीएम दाब पर, एक एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और एक लाइन लिख लीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव शून्य होता है, अपचयन विभव शून्य वोल्ट होता है, शून्य होता है, अपचयन विभव शून्य होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करने का समय अब आ चुका है, और पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए, जल्दी कीजिए, पॉज करो और डायग्राम बनाओ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से मान लेते हैं, चलो जिंक इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापन, इलेक्ट्रोड विभव मापन टॉपिक को ढंग से समझ लीजिए। मैंने आपसे पहले अभी समझाया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं। तो मैंने जो अन्य इलेक्ट्रोड लिया है वो कौन सा लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसका मुझे इलेक्ट्रोड विभव मापना है, ज्ञात करना है, और किसकी हेल्प लेनी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये मान लो कि वो अन्य इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, और Zn+2 आयनों वाले विलयन में ये रखा हुआ है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हुए इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापन करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, सबसे पहले किसकी सहायता से, विभव मापक की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, और वो मान लेते हैं, चलो 0.76 वोल्ट आ गया। सेल का विद्युत वाहक बल आपको पता ही है, पॉजिटिव प्राप्त होता है, धनात्मक 0.76 वोल्ट आ गया। किसकी सहायता से निकाला, विभव मापी की सहायता से। कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, विलयन के बीच में यहां क्या लगा देंगे, लवण सेतु लगा देंगे। लगा दिया, तो अब विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है इधर से इधर, मतलब विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर, जिसके लिए, जिसका पता करने के लिए आप अमीटर उपकरण काम में ले सकते हैं, इस तार के बीच में जोड़ सकते हैं उसे, वो हमें विद्युत धारा की दिशा बता देता है। तो विद्युत धारा कहां से कहां की ओर बहती है, विद्युत धारा बहती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। तो यहां जिंक इलेक्ट्रोड किसकी भूमिका में होगा, एनोड।
तुम्हें याद होगा वैद्युत रासायनिक सेलों में होता क्या है। वैद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत धारा बहती है कैथोड से एनोड की ओर, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है एनोड से कैथोड। तो विद्युत धारा जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर बह रही है बाह्य परिपथ में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है और ये कौन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए ना, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। सेल का विद्युत भागफल आपके पास है ये 0.76 वोल्ट। कैथोड का अपचयन विभव, ई कैथोड क्या है, कैथोड का अपचयन विभव। कैथोड कौन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका अपचयन विभव आपको पता है 0 वोल्ट, माइनस ई एनोड। ई एनोड आपको ज्ञात करना है, एनोड का अपचयन विभव। बताइए कितना आ जाएगा, माइनस के 0.76 आ जाएगा वोल्ट। निकाल लिया मैं। तो देख, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से बहुत ही आसानी से हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या लिखाऊंगा आपको, मैं इस तरह से लिखा सकता हूं, ये अपनी हेडिंग हो गई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। माना वह विद्युत वाहक बल 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 0.76 माना है, ये अपन कितना भी मिल सकता है, वो अलग कंडीशन है। माना कितना मिला, 0.76 वोल्ट मिला। ठीक है, आगे लिख सकते हैं विद्युत का प्रवाह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बाह्य परिपथ में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है आता है। इस निर्मित सेल में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का व जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। सही है, आगे लिख सकते हैं अतः निम्न सूत्र से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। अतः निम्न सूत्र से जिंक इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात कर लेते हैं, जो हमें माइनस 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ माइनस में। फिर इस फॉर्मूले के लिए तो इस तरह से समझा सकते हैं सामने वाले को। तो आप भी समझने के लिए लिखिए, हेडिंग डालिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ऐसा करो, आप केवल ये हेडिंग डालो, वीडियो को पॉज करो, पहले ये हेडिंग डालो और फिर मैं लिखाऊंगा, कुछ नोट मत करना, केवल हेडिंग। वीडियो को पॉज करके डाल दिया आपने ये हेडिंग। अब लिखिए सर्वप्रथम, लिखो सर्वप्रथम विभव मापी की सहायता से निर्मित सेल का, ये सेल बना हुआ है, निर्मित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। माना यह विद्युत वाहक बल 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है, ये माना है अपन ने। क्लियर, आगे लिखो। इस सेल में विद्युत का प्रवाह बाह्य परिपथ में, इसका पता किससे लगेगा, अमीटर से, उपकरण से। इस सेल में विद्युत का प्रवाह बाह्य परिपथ में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है।
क्लियर। आता है इस सेल में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का व जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। क्लियर। ये कैथोड का और ये किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। यहां तक क्लियर। अब बात को आगे सुनो। आता है, लिखो, आता है निम्न सूत्र की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। और नीचे इस तरह से सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। ई सेल बराबर, ये फॉर्मूला है ये अपने पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला है। ई सेल का मान आपको कितना मिला? 0.76। ई कैथोड कौन है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका अपचय विभव, कैथोड का अपचय विभव है ये 0, माइनस एनोड का ई एनोड, ये एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड, तो हमें ई एनोड प्राप्त हो जाएगा। ई एनोड बराबर माइनस के 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसे भी नोट कर लीजिए। टाइम कम से कम लगाइए, चैप्टर काफी लेंथी बड़ा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक एंड कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट को नहीं, वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा बात आई स्टूडेंट कि गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है? किसी भी निकाय की स्वतंत्र ऊर्जा, जैसे ये तुम्हारे पास कोई निकाय है, निकाय उपकरण, ये कोई निकाय है, दिख रहा है, और इस निकाय में मान लो 50 एनर्जी ऐसी है, 50 ऊर्जा ऐसी है, 50 जूल ऊर्जा ऐसी है जो बिल्कुल फ्री है, तो यही कहलाएगी गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? किसी निकाय की स्वतंत्र मतलब आजाद, फ्री ऊर्जा, किसी निकाय की स्वतंत्र ऊर्जा क्या कहलाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय की स्वतंत्र ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो आप गिब्स मुक्त ऊर्जा समझ गए क्या होती है? किसी निकाय की स्वतंत्र ऊर्जा, जो ऊर्जा निकाय में बिल्कुल आजाद है, वो कहलाती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। और मान लो ये निकाय कोई कार्य करता है, ये निकाय कोई कार्य करता है, तो कार्य करने में यही गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। मतलब जो ऊर्जा ठाली है ना अपने शरीर में, वही मान लो इस उपकरण में वही कार्य करेगी। जैसे मैं एक निकाय हूं मान लो,
और मेरे पास 50 ऊर्जा है, मैं चल रहा हूं फिर रहा हूं, तो कार्य करने में ये 50 मुक्त ऊर्जा ही काम आएगी, गिब्ज मुक्त ऊर्जा। मतलब सिंपल भाषा में कहूं, किसी निकाय की स्वतंत्र ऊर्जा गिब्ज मुक्त ऊर्जा है। यदि निकाय कोई कार्य करता है तो कार्य करने में गिब्ज मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। हम लिख सकते हैं निकाय द्वारा कार्य करने में गिब्ज मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। गिब्ज मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। आप चाहे तो संग संग लिख सकते हैं, समझते हुए नहीं, लास्ट में नोट कर लेना। यदि निकाय कोई कार्य करता है तो कार्य करने में गिब्ज मुक्त ऊर्जा प्रयुक्त होती है। सही है। मान लो ये निकाय है जिसके पास 50 जूल ऊर्जा है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा। ये निकाय कोई कार्य कर रहा है और कार्य करने में मान लो 20 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। इसके पास 50 जूल ऊर्जा थी, कार्य करने में 20 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। कितनी ऊर्जा शेष बची? शेष रह गई, पहले 50 थी और अब कितनी रह गई कार्य करने के पश्चात? 30 जूल है। तो ये 50 जूल क्या है? गिब्ज मुक्त ऊर्जा इनिशियल, प्रारंभिक गिब्ज मुक्त ऊर्जा कितनी थी? 50 जूल। कार्य करने में कितनी खर्च हो गई? कार्य करने में यही खर्च होती है 20 जूल। तो बाद में कितनी रह गई? जी फाइनल, जी इनिशियल 50, जी फाइनल 30। सही है। कार्य भी एक ऊर्जा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपको ढंग से सुनना, W बराबर माइनस डेल्टा जी। W है तुम्हारा 20 जूल, बड़े ध्यान से, माइनस डेल्टा जी मतलब क्या? गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, अंतर, परिवर्तन। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 50 माइनस 30 कि 30 माइनस 50, डेल्टा जी निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो 30 माइनस 50, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 बराबर 20 आ जाएगा ना, माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस। तो मैंने सही लिखा है कि W मतलब किया गया कार्य डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। सही तो है, दोनों तरफ 20-20 आ रहा है ना। तो हम एक बात और कह सकते हैं, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। हम ये लाइन और लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से समझ करके, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य कोष्टक में लिख देता हूं W। किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, क्या सिंबल है? कोष्टक में लिख देता हूं डेल्टा जी। गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के ऋणात्मक, अब भी लिखा हुआ है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मतलब किया गया कार्य किसके बराबर होता है? गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हम इसी को यहां लिख सकते हैं, अतः W बराबर होता है माइनस डेल्टा जी। क्लियर? अगर कोई निकाय कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में कर रहा है? मतलब विद्युत दे रहा है किसी उपकरण को, ये निकाय है मान लो, और ये किसी उपकरण को विद्युत दे रहा है, तो इसका कार्य किस ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो किया गया कार्य कितना होगा? Q into V, फिजिक्स कहती है
W बराबर Q इंटू V। ये कोई निकाय है, ये विद्युत ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? इसके द्वारा प्रवाहित आवेश और विभव का गुणनफल। विभव का गुणनफल। विभव कहां से आया? विभव मतलब ये विभवांतर ही है, ये निकाय और जिस उपकरण को ये क्या दे रहा है? विद्युत धारा। तो दोनों के विभवों का अंतर, ये वो विभव है। जैसे ये तो निकाय है और ये मान लो किसी उपकरण को विद्युत धारा दे रहा है और आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो दोनों के विभवों का अंतर है ये V। तो किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? प्रवाहित आवेश और विभव का गुणनफल, जो वास्तविकता में क्या है? विभवांतर है। तो अपन लिख सकते हैं, यदि निकाय, स्टार लगा के लिख देता हूं, विद्युत ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से कार्य करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? कोई निकाय विद्युत ऊर्जा के माध्यम से कार्य करता है तो किया गया कार्य Q इंटू V होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। किया गया कार्य प्रवाहित आवेश, उस निकाय द्वारा प्रवाहित आवेश, सिंबल मान लेते हैं Q, वह विभव, यह हकीकत में विभवांतर है, V का गुणनफल होता है। मतलब W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। अतः है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, W का मान Q इंटू V हो गया ना, गुणनफल बराबर माइनस डेल्टा G आ जाएगा क्या? सही है। और आगे एक बात और सुनो, यदि निकाय सेल है, यदि निकाय क्या है? सेल है, निकाय सेल है, वह Q बराबर कितना है? N फैराडे। मतलब प्रवाहित आवेश N फैराडे है, सेल N फैराडे आवेश दे रहा है। निकाय है जो कौन है? सेल है, और ये किसी उपकरण को कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है? N फैराडे। माना है? माना। जैसे इस निकाय से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 1 फैराडे आवेश जा रहा है। यदि निकाय सेल है, वह Q बराबर N फैराडे तथा V बराबर, V मतलब विभवांतर, विभव बराबर E सेल। अरे सेल का विभव, सेल का विभव विद्युत वाहक बल विभवांतर, वही तो है ये। और B का मान क्या है? E सेल, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो हम लिख सकते हैं Q की जगह N फैराडे और B विभव, हकीकत में जो विभवांतर है, और इस सेल का विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल E सेल बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा G आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये माइनस को उधर ले आता हूं, डेल्टा G बराबर, नहीं दिख रहा क्या? साइड में लिख देता हूं, शायद यहां दिख जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा G बराबर, ये माइनस को इधर ले जाता हूं, माइनस NFE सेल, माइनस NFE सेल। क्लियर? और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा G बराबर माइनस NFE सेल। अब क्लियर है? तो देखो मैंने कितना कठिन बात बताई। मैंने किया गया कार्य माइनस डेल्टा G होता है, निकाय विद्युत ऊर्जा के रूप में किया कार्य करता है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर Q इंटू V। यदि प्रवाहित आवेश, निकाय सेल है और प्रवाहित आवेश N फैराडे और B है सेल का विद्युत वाहक बल,
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो डेल्टा जी बराबर आ जाएगा -NFE सेल। तो दोस्तों यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब आप आगे समझो, यहां तक क्लियर हो गया? किया गया गिब्स, तो अपने पास ये फॉर्मूला मिला, मैं मिटा रहा हूं बाकी की को। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है लास्ट में। सेल के लिए डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर -NFE सेल। डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोल, N फैराडे, N इलेक्ट्रॉनों के मोल है। फैराडे आवेश का मात्रक है एक तरह से। एक फैराडे होता है 96,500 कूलम, और ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल। N है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के मोल, F है फैराडे 96,500 कूलम, ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल। एक बात और लिख सकता हूं मैं, अगर मैं यहां पर ई सेल की जगह ई नोट सेल लिख देता हूं, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल जो है, या इसको ऐसे लिखता हूं, चलो मेरी बात समझ लो। यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं ई सेल की जगह ई नोट सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो मानक विद्युत वाहक बल है। और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल कब होता है? जब सेल में उपस्थित विलयनों की सांद्रता 1 m हो। अगर आप ई सेल को ई नोट सेल बनाओगे तो ऐसी स्थिति में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बन जाएगा। अगर आप यहां सेल का विद्युत वाहक बल काम में लेते हैं तो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, और आप अगर इसको मानक विद्युत वाहक बल बना देते हैं तो ये हो जाएगा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्लियर? एक बात और सुनो अब मेरी, 3 बात बोलूंगा, तीनों धमाकेदार। पहली स्टार लाइन, यदि सेल का विद्युत वाहक बल दिख रही है क्या? यदि सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब ई सेल पॉजिटिव, धनात्मक, तो डेल्टा जी कैसा आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा तो आगे माइनस लग रहा है, तो डेल्टा जी कैसा आएगा? ऋणात्मक। यदि सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, अर्थात डेल्टा जी नेगेटिव, ऋणात्मक है, तो अब उसको छोड़ो, इसको समझो। सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होता है, अभिक्रिया किधर चलती है पहले बता चुका हूं। जो वैद्युत रासायनिक सेल है उनका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जो सेल अभिक्रिया है अग्र दिशा में चलती है, स्वतः अपने आप चलती है। वैद्युत रासायनिक सेलों में अभिक्रिया अपने आप चलती है, शुरू में कहा था अग्र दिशा में चलती है, अग्र दिशा में स्वतः संचालित होती है। तो बहुत ही जोरदार लाइन लिखी मैंने, सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है तो सेल में अभिक्रिया अग्र दिशा में स्वतः संचालित होती है। दूसरी बात लिखता हूं, यदि सेल का विद्युत वाहक बल, यदि सेल का विद्युत वाहक बल नेगेटिव है, तो बताओ ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी कैसा आएगा? पॉजिटिव, अर्थात डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव है। तो आपको पता ही है सेल अभिक्रिया किधर चलती है? पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में चलेगी, और अपने आप नहीं चलेगी। पश्चिम दिशा में अस्वतः, उल्टा कर दो, संचालित होती है। ई तो फिक्स है, पश्चिम दिशा में चलती है, अपने आप नहीं चलती। उस समय अपने आप तो अग्र दिशा में चलती है। और यदि
सेल का विद्युत वाहक बल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव मतलब शून्य है, तो सेल का विद्युत वाहक बल शून्य है, तो अभिक्रिया ना तो अग्र दिशा में चल रही है ना पश्च दिशा में चल रही है। पॉजिटिव है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, नेगेटिव है सेल का विद्युत वाहक बल तो अभिक्रिया पश्च दिशा में, और सेल का विद्युत वाहक बल 0 है तो सेल अभिक्रिया साम्य पर है। साम्य पर है मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर है। अभिक्रिया चल कहां रही है उस समय? जब अग्र और पश्च अभिक्रिया की स्पीड बराबर होगी तो अभिक्रिया चल कहां रही है? तो सेल का विद्युत वाहक बल शून्य है तो सेल अभिक्रिया साम्य पर होती है, और सेल का विद्युत वाहक बल 0 तो डेल्टा जी भी 0 है उस समय, तो सेल अभिक्रिया किस पर होती है? साम्य पर होती है। दोस्तों यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज हमने ये पढ़ा गिब्स मुक्त ऊर्जा पढ़ी, उससे पहले मैंने किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन, जिसमें आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में कमेंट जरूर करें और कमेंट करके आंसर दें। क्लियर? आज मैंने कोई क्वेश्चन तो आपको दिए नहीं है, तो वीडियो को नोट कर लेना, काम की वीडियो है। इसमें से क्वेश्चन में पेपर में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा जाता है, उसका चित्र डायग्राम वगैरह। ठीक है, बाय।